एक ऐसी सभ्यता जिसे विज्ञान से लेकर एस्ट्रोनॉमी तक की जानकारी थी। वो एग्रीकल्चर का महत्व समझते थे, तभी तो पहाड़ों पर भी इरिगेशन सिस्टम के थ्रू फसल उगाते थे। मगर इसके बावजूद यहाँ अपनी सभ्यता को बचाने के लिए नर बलि दी जाती थी, वो भी बहुत बड़े लेवल पर। मगर अफसोस, फिर भी इनकी सभ्यता का अंत हो गया। ना तो नर बलि और ना ही उनका विज्ञान उनके विनाश को रोक पाया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मोचे सभ्यता की, जो इनका सभ्यता से भी पहले थी। क्या थी ये पूरी कहानी, हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। यकीन मानिए, पूरी कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अराइज ऑफ द सिविलाइजेशन के साथ ही हम आपको इस बेहतरीन सभ्यता के अंत की दास्तान भी बताएंगे, जो अपने आप में ही बेहद दुखद है। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह आज धरती के अलग अलग कोनों पर अलग अलग देश हैं, वैसा ही पुराने समय से होता आ रहा है। दुनिया के अलग अलग कोनों में बहुत सारी सभ्यताएं थी। हालांकि आज भी उनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन ज्यादातर की या तो हमें जानकारी ही नहीं है या फिर हम उनकी भाषा और टेक्स्ट को समझ नहीं पाए हैं। मोचे सभ्यता भी ऐसी ही एक सभ्यता है, क्योंकि इसके बारे में हमें जितनी भी जानकारी मिलती है वो यहाँ की पॉटरी, आर्किटेक्चर, आर्ट और कल्चर के माध्यम से ही मिलती है। इसका आधार केवल आर्कियोलॉजी ही है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके पास कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं मिला था, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये लिखना तो जानते थे, मगर उनकी लिखावट के कोई साक्ष्य हमें नहीं मिल पाए हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोचे सभ्यता की लोकेशन की। इस सभ्यता को मोचिका भी कहा जाता था। असल में ये प्राचीन पेरू की एक महत्वपूर्ण पूर्व इनका संस्कृति थी, जो कि मोचे घाटी और चीमू घाटी के बीच में बसी हुई थी। इस सभ्यता की जलवायु बहुत ड्राई थी, मगर इसके बावजूद इन्होंने इरिगेशन तकनीक का इस्तेमाल करके अच्छी खासी सरप्लस खेती कर ली थी। एक्चुअल में इन्होंने इरिगेशन के लिए पास की नदियों के पानी का यूज किया और खेती करनी शुरू कर दी थी। वैसे अगर बात करें मोचे सभ्यता की डिस्कवरी की, तो इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की थी, बल्कि ये 19वीं और 20वीं सदी के आर्कियोलॉजिस्ट के जरिए धीरे धीरे खोजी और समझी गई थी। वैसे इस सभ्यता के बारे में जानकारी सबसे पहले स्थानीय लोगों और स्पेनिश कोलोनाइजर्स को मिली थी। ठीक वैसे ही जैसे भारत में हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी सबसे पहले ब्रिटिश लोगों को हुई थी, मगर अफसोस उन्होंने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सभ्यता का बहुत सारा पार्ट तो ऐसे ही रेलवे लाइन बनाने के लिए उखाड़ लिया गया था, जिसके बारे में कभी पता ही नहीं चल पाया कि वो ईंट आखिर किस स्ट्रक्चर की थी। हो सकता है वहां पर कुछ ऐसा हो जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। खैर, वो एक अलग बात है। अभी हम वापस इसी सभ्यता पर आते हैं, क्योंकि इसे व्यापक रूप से समझने और अध्ययन करने का काम भी बाद में हुआ था। एक्चुअल में 20वीं सदी में राफेल लार्को होयो जैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने मोचे सभ्यता के रिमेन्स का एक्सकेवेशन किया और इसे समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असल में उन्होंने मोचे संस्कृति की यूनिक आर्ट, पॉटरी एंड रिलीजियस सिंबल्स का गहन अध्ययन किया। एक्चुअली ये वो ही इंसान हैं जिनके वर्क ने मोचे सभ्यता की इम्पोर्टेंस को दुनिया के सामने लाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। असल में मोचे सभ्यता साउथ अमेरिका के इतिहास की और नॉर्थ कोस्ट पर बसी कुछ खास प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ये वर्तमान पेरू के उत्तरी तट पर, विशेष रूप से लॉन्ग्स एंड टॉम्स एरिया में लोकेटेड थी। अगर बात की जाए सभ्यता के टाइम पीरियड की, तो ये 100 BC से शुरू होकर 800 ईस्वी तक चली थी। ये सिविलाइजेशन 8th सेंचुरी में अपने चरम पर थी। हालांकि वैसे तो ये सभ्यता अपने आर्किटेक्चर, आर्ट और कल्चर, रिलीजियस सेरेमनीज के लिए ज्यादातर जानी जाती है, लेकिन अगर बात की जाए सभ्यता के विकास की, तो इसका विकास मुख्य रूप से एग्रीकल्चर एंड वाटर मैनेजमेंट में एडवांसमेंट की वजह से हुआ था। असल में सभ्यता के लोगों ने नहरों, रिजर्वायर्स और दूसरे वाटर मैनेजमेंट ड्रेन्स के माध्यम से इरिगेशन की व्यवस्था की थी, जिससे दक्षिण अमेरिका की रेगिस्तानी भूमि पर भी ये लोग खेती कर पाते थे। यही नहीं, इस सभ्यता के लोग सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी रूप से भी काफी एडवांस थे। ये लोग एक खास वर्ग व्यवस्था में विभाजित थे। असल में मोचे सिविलाइजेशन की सामाजिक संरचना में एक बहुत शक्तिशाली शासक वर्ग और एक परंपरागत धार्मिक वर्ग शामिल था। अगर बात की जाए यहाँ के शासकों की, तो इन्हें सापेज कहा जाता था। वैसे रिलीजियस क्लास एंड रूलर्स का कर्तव्य केवल रूल्स और रेगुलेशन बनाना ही नहीं था, बल्कि उनके प्रमुख कर्तव्यों में रिलीजियस सेरेमनीज एंड मिलिट्री कैंपेन्स का नेतृत्व करना भी शामिल था। यही वजह थी कि इन शासकों के लिए बहुत बड़े बड़े मंदिर और पिरामिड्स भी बनाए गए थे, जो बाद में इस संस्कृति की पहचान बन गए।
ठीक वैसे ही जैसे माया एंड इजिप्ट के पिरामिड्स। वैसे तो इन लोगों के बहुत सारे पिरामिड्स और मंदिर देखने को मिलते हैं, लेकिन उनमें हुआका डेल सोल और हुआका डेला लूना मंदिर काफ़ी फेमस है, क्योंकि ये उनकी टेक्निक एंड आर्किटेक्चरल स्किल को दर्शाते हैं। यही नहीं, मोचे लोगों की आर्ट भी बहुत कमाल की थी। वो छोटी सी पोट्री पर बहुत बड़ा विविड डिस्क्रिप्शन कर दिया करते थे। यही नहीं, ये मिट्टी की मूर्तियां भी बनाते थे जो धार्मिक विश्वास को दर्शाती हैं। ऐसा लगता है कि वर्तमान समय की तरह ये लोग मूर्ति पूजा में भी विश्वास करते थे, लेकिन इतना एडवांस होने के बावजूद वो बहुत रूढ़िवादी भी थे, जिसका पता हमें यहाँ के धार्मिक अनुष्ठानों से लगता है। एक्चुअल में मोचे सभ्यता में धर्म का बेहद महत्व था, लेकिन उनके अनुष्ठानों में सबसे ज्यादा विख्यात था यहाँ की मानव बलिदान की परंपरा। ये लोग बहुत सारे अवसरों पर मानव बलिदान दिया करते थे, जिसके बारे में आज तक समझ नहीं आया कि इसके पीछे का कारण आखिर क्या था। यहाँ खुदाई से मिली चीजों और दूसरी जानकारी से पता चलता है कि मोचे सभ्यता के लोग खास अवसरों जैसे कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दौरान मानव बलिदान दिया करते थे। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि मानव बलिदान की ये धार्मिक गतिविधियां मंदिरों और पिरामिड्स के अंदर ही हुआ करती थी, जो विशेष रूप से समर्पित धार्मिक अनुष्ठानों के लिए ही बनाए गए थे। असल में जब यहाँ पर खुदाई हो रही थी तो आसपास के पहाड़ों पर बहुत सारे बच्चों की ऐसी बॉडीज मिली हैं जिनका गला काटा गया था, जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि यहाँ पर उनकी बलि दी जाती होगी। वहीं अगर बात की जाए सभ्यता की संस्कृति की, तो ये लोग काफी एडवांस एंड क्रिएटिव थे। वहीं इनका समाज भी कई भागों में डिवाइडेड था। इसमें रूलिंग क्लास का पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस था। वैसे यहाँ से कुछ साक्ष्य ऐसे भी मिलते हैं कि इस सभ्यता में केवल राजा ही नहीं बल्कि पुजारी और योद्धाओं को भी ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। मोचे सभ्यता के नेता धार्मिक और राजनीतिक दोनों शक्तियां रखते थे। उनके समाज में उनका कितना महत्व होता था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर शासक वर्ग को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था। उनके भव्य मंदिर और पिरामिड उनके उन्नत वास्तुकला का आधार थे, जिसका पता हमें उनकी खुदाई से मिला है। आज हुआका डेल सोल और हुआका डेला लूना जैसे मंदिर और पिरामिड्स हमें खुदाई से मिल चुके हैं। मोचे सभ्यता में पॉटरी एंड चित्रकला का भी महत्व था। अगर बात की जाए उनके बनाए गए मर्तबानों की, यानी एक तरह के बर्तन, तो इन पर बहुत ही सूक्ष्म और सजीव चित्रण मिलता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक पॉटरी पर ये पूरी की पूरी युद्ध और धार्मिक जीवन के दृश्य को पूरी तरह से चित्रित कर देते थे। मोचे सभ्यता एक समृद्ध सभ्यता तो थी ही, साथ ही जैसा कि हमने अभी आपको बताया, ये लोग बहुत धार्मिक भी हुआ करते थे। मोचे सभ्यता बहुदेववादी सभ्यता थी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कई सारे देवताओं की पूजा किया करते थे, मगर इनमें आई एपिएक सबसे ज्यादा फेमस देवता थे, क्योंकि ये युद्ध और सृजन के देवता थे। और आप तो जानते ही हैं कि प्राचीन काल में जनसंख्या कम हुआ करती थी, इसलिए इन देवता को सृजन का देवता और जनसंख्या का देवता मानकर पूजा की जाती थी। मगर उनके हर एक धार्मिक अनुष्ठानों में मानव बलि का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान था। ये लोग देवताओं को खुश करने के लिए इंसानों की बलि दिया करते थे। इनका मानना था कि इंसान का खून देवताओं को अर्पित करने से इनकी सभ्यता लंबे समय तक चलेगी और उसका अंत नहीं होगा। मगर इतना सब होने के बावजूद 7वीं सदी में आखिरकार मोचे सभ्यता का पतन हो गया। अगर बात की जाए उनके पतन की, तो उनके पतन के पीछे बहुत सारे कारण जिम्मेदार थे। इनमें महत्वपूर्ण थे जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि एल नीनो की घटनाएं। इसके साथ साथ आंतरिक संघर्ष भी उनके पतन का एक कारण माना जाता है। वैसे इसके पीछे पर्यावरण परिवर्तन को महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एल नीनो की वजह से इस क्षेत्र में लंबे समय तक सूखा और अत्यधिक वर्षा हुई, जिसकी वजह से खेती और जल संसाधनों पर गंभीर प्रभाव पड़ा और मोचे सभ्यता की आर्थिक और सामाजिक संरचना कमजोर हो गई। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये सभ्यता कृषि पर आधारित थी और फसल की उपज और इसके सरप्लस की वजह से ही इसका विकास हुआ था। लेकिन जब खेती ही नहीं हुई तो इस सभ्यता का अंत तो निश्चित था ही। इसके अलावा आंतरिक संघर्ष को भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस सभ्यता के पतन का एक कारण आंतरिक संघर्ष और राजनीतिक स्थिरता की वजह से विभिन्न राजवंश और नेताओं के बीच में लगातार सत्ता संघर्ष हुआ होगा, जिससे समाज में असमानता और विभाजन उत्पन्न हुआ होगा।
जैसा कि हमने पहले ही बताया, ये पहले ही वर्गों में विभाजित थी, इसलिए आंतरिक संघर्ष ने इसे और भी ज्यादा डाउनफॉल की ओर धकेल दिया। इसके अलावा कुछ लोग बाहरी आक्रमण को भी सभ्यता के अंत का कारण मानते हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस का कहना है कि मौर्य सभ्यता पर बाहरी आक्रमण भी हुआ, जो उनके पतन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इस तरह के अटैक्स ने उनकी रक्षा प्रणाली को कमजोर कर दिया होगा, जिसकी वजह से मौर्य सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो गई और इसकी जगह दूसरी संस्कृतियों ने ले ली, जैसे कि चीमू सभ्यता। दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की कहानी, जिसमें हमने मौर्य सभ्यता के बारे में जाना। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।